वी विल बी डूइंग फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 1215 में किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक चार्टर ऑफ राइट्स बनाया अपने सिटीज़न के लिए, जिनके अंदर उसने राइट्स दिए, जिन्हें उनका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, उसके पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, और इस फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये दिया है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में। और आपको पता होगा कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बना नहीं था। इससे पहले भी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़्यादा एजिटेशंस कर रही थी, और इन्होंने कराची सेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास किया फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ इसको बनाने के लिए। तो फाइनली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, तो उन्होंने जैसे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने चाहे, दुनिया के 60 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाले, तो उन्हें यूएसए का फंडामेंटल प्रोविज़न बड़ा अच्छा लगा, जो उनके यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से मशहूर था। तो इंडिया ने उसे अडॉप्ट करना चाहा इंडिया में। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीज़न के लिए, साथ साथ में वो उन पे भी अप्लाई होती हैं जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रही हैं, जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया एलियन। साथ में एलियन दो तरीके के हो सकते हैं, एक फ्रेंडली और एक एनिमी। फॉर एग्जांपल, इंडिया में रह रहा कुछ लोग जो पाकिस्तान से थे, जो अच्छे इंटेंशन नहीं रखते थे इंडिया के लिए और इंडिया में तबाही करने के लिए आए थे, तो वो एलियन हैं पर विद एनिमी। साथ में कुछ लोग रशिया से आए थे जो हमारे यहाँ पे एजुकेशनल टूर पे आए थे, तो वो इंडिया में रहने वाले एलियन लोग हैं बट फ्रेंडली हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन एक्सरसाइज करते हैं इंडिया में, वो एक्सट्रीम है, मतलब ये सारे हैं। पर जो फॉरेनर इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए थोड़े से कम फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो उसके थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स गिवन है। साथ में जो अदर प्रोविजंस हैं, जो अदर राइट्स हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट्स देता है, जो पार्ट 3 में आते हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। बाकी जितने भी राइट्स आते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। साथ में अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 32। अगर कोई और राइट हमारा वायलेट होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो हम उसके लिए डायरेक्टली नहीं जा सकते। जो हमारे राइट वायलेशन होते हैं उसके लिए हम सुप्रीम को डायरेक्टली नहीं जा सकते। ओनली जो हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं गारंटी किए जाते हैं और प्रोटेक्ट किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो सारे लॉ हमारे देश में, अगर हमारे राइट्स के ऊपर इन्वेजन होता है स्टेट का या किसी भी और पार्टी का, तो हम उसके खिलाफ में आवाज़ उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारी लिबर्टीज़ और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में हमें राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। 6 फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एंड 6 हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट क्या है। ये आर्टिकल 12 में हमारा दिया हुआ है। स्टेट ये एजेंसी है जो उसमें या तो लॉ बनाए जाते हैं या लॉ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये लॉ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, लोकल गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी ORD बनाती है, उसे हम स्टेट का दर्जा देते हैं। आर्टिकल 13 की बात करें तो इंडिया जो पार्लियामेंट है, साथ में जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, वो लॉ बनाते हैं। गवर्नर जो है या प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस बनाते हैं हमारे। ऑल लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन द डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। हमारे फंडामेंटल राइट्स के आड़े अगर कोई भी राइट्स आ रहा है तो वो वॉइड माना जाएगा। कोई भी लॉ या ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं बनाया जा सकता। साथ में इसी में हमें पावर मिलती है जुडिशल रिव्यू की। फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं किए जा सकते क्योंकि ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फीचर है, और इसको चेंज या फिर इसकी जगह पे कुछ और चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी जा सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, जहाँ पे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। राइट टू इक्वालिटी हमारे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 जो है कहता है एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं,
इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसे हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि अगर दो पर्सन ने, एक रिच और पुअर, दोनों सेम क्राइम कमिट करते हैं, दोनों के ऊपर सेम लायबिलिटी लगाई जाती है कि 5,000 रुपये जुर्माना, तो दोनों के लिए वो जस्टिस नहीं होगा। एक के लिए वो पे करना आसान होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। इसमें स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, और साथ में इसमें इम्यूनिटी रहती है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, एमएलए को, एमपी को, या किसी फॉरेन लीडर को या डिप्लोमेट को। साथ में इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जिसे हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ कहते हैं, जिसमें लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब कि दो लोग अगर एक जैसे हैं तो उनको एक जैसी सज़ा दी जानी चाहिए। अगर दो रिच पर्सन है और दोनों ने सेम क्राइम कमिट किया है तो दोनों को एक जैसी सज़ा देनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं करना चाहिए, होना चाहिए तो रीजनेबल डिस्क्रिशन, जैसे कि अगर एक रिच और पुअर है तो दोनों के बीच में ध्यान से देखकर देना चाहिए कि किसको कितना पेनल्टी लगाना चाहिए। आर्टिकल 15 हमारी बात करता है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। स्टेट किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 चीज़ों के अलावा किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। साथ ही कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता इनके बेसिस के ऊपर। एक्सेप्शन इसमें देख सकते हैं हम, एक प्रोटेक्टिव लॉ होता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए, वुमेंस के लिए थोड़े रिजर्वेशन होते हैं, चाइल्ड्स के लिए थोड़ा कोटा लगा दिया जाता है, SC ST का रिजर्वेशन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये थोड़ी सी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, सो दैट जो लोग पीछे छूट गए हैं वो भी साथ में आगे आ सकें मेन स्ट्रीम में। साथ में उसको कहा जाता है बेस ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि आर्टिकल 15 जो हमारा बेस ऑफ रिजर्वेशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी होती है, हमारे जितने भी रिक्रूटमेंट्स किए जाते हैं उसके अंदर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें एक और बढ़ जाता है डिसेंट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए बट मेरिट बेस होना चाहिए। लाइक अगर एजुकेशनली क्वालिफाइड हो आप तो आपको वो पोजीशन मिलनी चाहिए जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। फिजिकल फिटनेस होगी तो ही आप आर्मी में जा पाएंगे, अगर छोटे बच्चे हैं आप नहीं जा पाएंगे। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, लाइक तेलंगाना में जो लोग वहाँ पे जन्म लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया जाता है लोकल बॉडीज़ में। कास्ट के लिए थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है, रिलीजन्स को थोड़ा फेवर दिया जाता है, जस्ट लाइक वक्फ बोर्ड बना दिया उनके लिए। तो उसके अंदर हिंदूज का जाना या सिख का जाना मना होगा, क्योंकि वो एक रिलीजियस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ जाता है। साथ में आर्टिकल 17 की बात करते हैं जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि इंडिया में इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। और ये हमारा इसके लिए एक और एक्ट लेके आए थे जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसके अंदर पनिशमेंट दी जाती है आपको 6 महीने का इम्प्रिजमेंट, साथ में 500 रुपये का फाइन, या दोनों चीज़ें साथ में, अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो। अगर आपने कभी भी किसी को अनटचेबल किया और आपको उसके लिए सू किया गया और आप उसके लिए लायबल हुए, तो आप कभी भी MP या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। किसी का भी इंसल्ट करना जस्टिफाई नहीं हो सकता। आपकी एंट्री अगर किसी पब्लिक स्पेस में डिनाई कर दी जाए, किसी रिलीजियस प्लेस में डिनाई कर दी जाए, या आपको किसी सर्विस को सेल या सर्विस को मज़े लेने के लिए मना कर दिया जाए किसी सर्विस के, तो ऐसे हालातों में आप कर रहे हैं अनटचेबिलिटी, और जिसको अबॉलिश कर दिया गया है, आपको पनिश किया जा सकता है अब इसके लिए। अलॉन्ग विद दिस आर्टिकल 18 जो लास्ट है हमारा आर्टिकल, इसके अंदर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उससे पहले काफ़ी सारी रियासतें थी इंडिया में, हमने देखा था 563 रियासत थी उस टाइम पे, प्रिंसली स्टेट्स, जिसको जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी काफ़ी सारे उन्होंने टाइटल दिए हुए थे, जंग बहादुर, शेर बहादुर, राय बहादुर। अब उन सारे टाइटल्स को अबॉलिश करना ज़रूरी था क्योंकि लोगों के बीच में ऊंच नीच का दायरा बढ़ता जा रहा था, इनइक्वालिटी बढ़ गई थी इस वजह से। तो वॉलेट कर रहा था ये राइट टू इक्वालिटी को हमारे, क्योंकि इसमें हेरिडेटरी टाइटल्स आ रहे थे, लाइक बाप यूज़ कर रहा है तो बेटा भी यूज़ करेगा, या वो टाइटल्स जो फॉरेन स्टेट ने दिए हुए थे, या ऐसे कोई टाइटल्स जो स्टेट के थे, वो सारे एबॉलिश कर दिए गए। साथ ही कहा गया अब कोई भी इंडिया में
हेरिडेटरी बेस पे टाइटल यूज़ नहीं करेगा। कोई भी टाइटल अगर आपको फॉरेन से मिलता है तो आप उसको भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। साथ ही स्टेट ऐसा कोई भी टाइटल किसी भी सिटीज़न को या फॉरेन सिटीज़न को नहीं देगा। पर इसमें थोड़े एक्सेप्शन हैं, जैसे कि मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, जैसे कि आप अगर पीएचडी करते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। अगर आप मिलिट्री में हैं तो आपके नाम के आगे कर्नल लग जाता है, ब्रिगेडियर लग जाता है। ऐसे ही अवार्ड्स जैसे कि नेशनल अवार्ड्स, पद्म विभूषण, इन सब को आप प्रीफिक्स या सफिक्स के नाम से नहीं लिख सकते, यानी कि अपने नाम के आगे आप पद्म विभूषण लगा रहे हैं, अपने नाम के बाद लगा रहे हैं। आप ऐसे भी अपने टाइटल्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते। और ये वाले जो टाइटल्स दिए जाते हैं ये मेरिट के बेसिस पे दिए जाते हैं। इसमें डायरेक्टरी आर्टिकल है, इसमें पनिशमेंट नहीं हो सकती, यानी कि आपको अपने टाइटल अबॉलिश करने के लिए बोला गया है, पर अगर आप नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। साथ में अब हम अपने सेकंड फंडामेंटल राइट पर जाते हैं, जो है राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारे 19 से लेकर 22 के बीच में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 19 बात करता है हमारे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, जिसमें हमारे ओपिनियन और व्यू को सबके सामने रखा जाता है। बाय हम बता के करें, किसी को प्रिंट मीडिया से करें या वीडियो से करें, हम जब अपना ओपिनियन और व्यूज़ प्रेजेंट कर पाते हैं वो हमारी फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप किसी का डिफेमेशन नहीं करोगे, आपको ऐसी डिफेमेटरी बातें नहीं करोगे किसी के खिलाफ में, आप डिसेंसी और मॉरलिटी का ध्यान रखोगे, पब्लिक ऑर्डर में सारी चीज़ें करोगे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात करोगे, आप सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ बात नहीं करोगे। साथ में ये जो राइट है हमारा व्यू ऑफ अदर्स, फ्रीडम फॉर प्रेस, फ्रीडम ऑफ टेलीकास्ट, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एड और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की भी इजाज़त देता है। इन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर। पर कुछ चीज़ें जो सरकार नहीं कर सकती वो है फ़ोन टैपिंग, प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, कंट्रोल ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सरकार नहीं कर सकती। नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर ही हमारे पास है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि आप एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, प्रोसेशन कर सकते हो, जुलूस जनाजे निकाल सकते हो, पब्लिक मीटिंग कर सकते हो, पर कंडीशन ये है वो पीसफुल होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके के आर्म्स या हथियार नहीं होने चाहिए, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं करना है, वो आपको वो उसमें कोई वायलेंस इंसाइट नहीं करनी है। साथ में इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब कि अगर आपने इन चीज़ों को हैम्पर किया तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ चला जाएगा और वो फ्रीडम ऑफ असेंबली में फिर नहीं आएगा। साथ में पब्लिक ऑर्डर भी। नेक्स्ट वी हैव फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, लाइक अगर आप सारे लोग एक मान्यता के हो, एक दिमाग है आप सबके पास जो आप सब शेयर कर रहे हो, तो आप एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो या किसी एसोसिएशन का पार्ट बन सकते हो। ये एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, किसी भी सोसाइटीज़ हो सकती हैं, क्लब हो सकता है, किसी ट्रेड यूनियन का हो सकता है। बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज़ आपकी कंट्री के इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर या मॉरलिटी के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप पाए जाते हैं कि देश का विभाजन करने की नीतियों पे डिस्कशन कर रहे हैं तो ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपका। साथ में हम अगली बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिसाइड। इंडिया में आप कहीं पे भी रह सकते हैं। रिसाइड करना मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए वहाँ जाके रह रहे हैं, सेटल होना, यानी कि आप वहाँ पे ज़िंदगी में अब हमेशा रहना चाहते हैं। आप दोनों चीज़ें इंडिया में कर सकते हैं, बस वो दो चीज़ों का ध्यान रखना। आप इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पीपल का ध्यान रखना कि अगर लोगों को सही लग रहा है तो ही वहाँ पे जाके रहना। अगर आप वहाँ पे कुछ जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं और वहाँ पे रहना बंद कर देते हैं, जैसे कि हिमाचल में आउटसाइडर का रहना मना है। दूसरा है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जिस एरिया में ट्राइब्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब वहाँ जाके उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते चीज़ें बदलने के लिए, चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, उनकी ट्राइब के ऊपर एक हमला है, तो इन केसेस में आपको वहाँ जाने से रोका जाएगा। या ऐसे केसेस में जहाँ पे ट्राइब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में, वहाँ पे हमारा जाना मना है क्योंकि वहाँ की ट्राइब्स इतनी फ्रेंडली और फेमिलियर नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में। अगला जो है हमारा वो है राइट टू प्रोफेशन। राइट टू प्रोफेशन यानी कि आप कोई भी प्रोफेशन इंडिया के अंदर चूज़ कर सकते हो, कोई इम्पोज नहीं कर सकता आपके ऊपर, वो आपकी चॉइस के ऊपर ही होगा। बस बात यह है कि आप कोई इलीगल काम नहीं करोगे, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप किसी हज़ार्डियस काम के लिए किसी को ज़रूरी इंसाइट नहीं करोगे, उसको प्रभाव नहीं करोगे। साथ में आपको प्रोफेशन जो चूज़ करना है उसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। विदाउट क्वालिफिकेशन आप वो ओहदे के लिए बने ही नहीं है फिर। एंड
विद दिस आर्टिकल इज़ कंप्लीट। अब हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।